सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कहते हैं कि बंदरिया के जब पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों को पांव के नीचे ले लेती है। कुछ यही हाल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी है, जिसका जब दिल करता है वो अपने आप को बचाने, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अपने ही फौजियों के खून से होली खेल लेते हैं। लेकिन मोदी को किसी ने यह नहीं बताया कि एक नाटक बार बार नहीं चलता। इसलिए पुलवामा के बाद जम्मू एयरबेस पर हमले का मोदी ड्रामा फ्लॉप हो गया है और खुद भारत के अंदर से अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि क्या एयरबेस हमला इंतखाबात की तैयारी थी? कब तक मोदी इलेक्शन जीतने के लिए अपने फौजियों को मरवाते रहेंगे? खबरें यह भी गर्म हैं कि एयरबेस हमला भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और इंडियन एयर चीफ की चपकलिश का नतीजा है, क्योंकि बिपिन रावत और इनकी तकर्री को फौज सियासी मानती है और इसे मोदी का पालतू करार देती है। देखना यह है कि क्या इस बार भी मोदी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा या फिर भारतीय अवाम इस झूठ पर भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो यहां सियासी महाज पर हुकूमत अपोजिशन पर भारी पड़ गई। बजट महाज पर इसने अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया। अपोजिशन के इस मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने के सारे दावे सिर्फ जुबानी कलामी धमकी या हवाई फायर साबित हुए हैं। हद तो यह है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऐवान में तशरीफ नहीं लाए, जबकि बिलावल भुट्टो ने बजट को मंजूरी को भी एक और धांधली करार दे दिया। लेकिन सच यह है कि अपोजिशन अब जो मर्जी कहे, हुकूमत ने इसके सारे प्लान नाकाम बना दिए हैं। शहबाज शरीफ एक बार फिर अपोजिशन को यकजा करना चाहते हैं। नून लीग की APC की तैयारियां जारी हैं, लेकिन सवाल PDM का है कि यह शाहकार इस वक्त कहां मुंह छुपाए फिर रहा है। नून लीग की APC को लेकर मुखालिफिन फप्तियां कस रहे हैं कि अपोजिशन आगे की बजाय पीछे की तरफ सफर कर रही है। APC से PDM, PDM से एहतजाजी तहरीक और एहतजाजी तहरीक से फिर APC। क्या 100 प्याज और 100 जूते वाला मामला नहीं? सवाल यह भी है कि हुकूमत के आखिरी सालों में अपोजिशन एहतजाजी तहरीक अगर चला भी लेती है, तो कौन सा बड़ा तीर मार लेगी? बिलफर्ज अगर अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से हुकूमत चली भी जाती है तो इसका फायदा क्या अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को नहीं होगा? जो अपोजिशन बजट को पास होने से ना रोक सकी, वो हुकूमत को घर की राह कैसे दिखाएगी? इसी पर सबसे पहले बात करते हैं असद खरल बाबाडोगर से। असद खरल साहब, ये तो था कि बजट में बहुत कुछ हो जाएगा। हमने शुरू में जब हुआ लड़ाई बड़ाई जरूर देखी, कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो ने भी नाश्ते पर कहा कि जी टफ टाइम देना है, लेकिन कोई टफ टाइम नहीं, तो आराम से जनाब पास हो गया। तो ये इमरान खान साहब का इशाइया जो था, उनका खाना कामयाब हो गया है, बिलावल भुट्टो का नाश्ता नाकाम हो गया। देखिए, बिलावल भुट्टो का नाश्ता क्या नाकाम होना, अपोजिशन तो आपस के अंदर ही एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। अब देखें कि 172 अक्सरीती जो है अरकान की अक्सरियत से पास हुआ है बजट। 172 लोग जो है उन्होंने हक में वोट दिए हैं और 138 जो लोग हैं वो यानी अपोजिशन के लोग तो पूरे इसमें शामिल ही नहीं हुए। यानी इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि किस हद तक ये सीरियस है अपोजिशन, और हुकूमत जो है उसकी जो सारी स्ट्रेटजी है वो कामयाब हुई है। अब मामला ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह उनसे बात की गई जब वो पहुँचे वहाँ पे कि जनाब आपने कहा था ये हुकूमत जो है बहुत जल्द अच्छा टाइम आने वाला, ये वो, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत तो है ही नहीं। मतलब अजीब ही डिप्लोमेटिक सवालों के जवाब दे के वो निकल जाते हैं इधर उधर से। शहबाज शरीफ साहब वो आए नहीं, बिलावल साहब वो गिला कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो है, यानी सबसे एक अहम इवेंट होता है असम्बली के अंदर अगर बात की जाए तो वो होता है बजट। ठीक, अगर बजट के पास होने पर भी अपोजिशन लीडर वहाँ पर नहीं होगा तो इससे ज़्यादा फिर नॉन सीरियस एटीट्यूड क्या होगा? या फिर ये है कि मैच फिक्सिंग है, या ये फिर ये है कि डील हो गई है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जानबूझकर नहीं आए, हुकूमत को फायदा देने के लिए। ना, इससे अहम कोई इवेंट हो सकता है असेंबली के अंदर, एक्टिविटी जो भी होती है हाउस के अंदर, इससे अहम कोई इवेंट नहीं होता। बेस्ट टाइम है। और अगर इस इवेंट पे भी बंदा याद हो कि हॉस्पिटलाइज हो, कोई ऐसा मसला भी नहीं था, कोई एमरजेंसी भी नहीं थी, तो वो वहाँ पे शामिल हो सकते थे। बहरहाल मेरा ख्याल है शायद वो कहें कि वो एक इंतकाल हुआ, शायद उस हवाले से में भी उसकी वजह से शायद ना जा सकें। एक्सक्यूज़ तो बेशुमार बनाए जा सकते हैं। वैसे
बाबर डोगर साहब, आप हमेशा पहले खबर दे दिया करते थे कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो इस दफ़ा कमर दर्द नहीं है, वो नहीं आए, अपोजिशन को इतनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकी, या वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उनको पता था पास हो जाना है, छोड़ो परे, आगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में देखेंगे, वहाँ करना है, हमारा जोर APC की तरफ होना है। जबकि अगर हुकूमत को टफ टाइम देना था तो ये बजट बहुत ज़्यादा अहम हो सकता था, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाती, तनकीद की जाती, रास्ते दिखाए जाते, अगरचे उन्होंने जितने भी अमेंडमेंट्स के बिल दिए वो तो रिजेक्ट हो गए। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि हुकूमत और उनकी अलाई पार्टीज़ जो थी वो सारी वहाँ पर मौजूद, बिल्कुल सब ने हुकूमत को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, चाहे वो MQM थी, चाहे काफ लीग थी, चाहे GDA थी, जितनी भी उनकी उसकी पार्टियाँ थी, जी, वो बाप जो थी वो सारी हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी। जब अलाई पार्टियाँ हुकूमत के साथ खड़ी हुई हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की दाल नहीं गलने वाली। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद में से वो वापस इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए थे, जब उनको पता चला कि मियां तारिक शफी जो उनके कज़न है उनकी डेथ हो गई है, तो वो फिर वहाँ से वापस आ गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, शहबाज शरीफ तो वापस आ गए, लेकिन नून लीग के 10 बंदे आज कम थे, उनकी 85 की स्ट्रेंथ है, तो आज तकरीबन उनके 75 बंदे थे, 75 थे, तो बाकी 9 जो थे वो किस चक्कर में गायब हो गए। बाकी ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। मुझे लग रहा है कि नून लीग को पता था कि बजट तो आराम से पास हो ही जाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना शोर मचाने की ज़रूरत क्या है, इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है, जबकि बजट पास हो जाना है, आराम से ही हो जाना है, तो बेहतर है कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उस पर फोकस करो, बजट पे क्या फोकस करना। तो बिलावल भुट्टो साहब अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी तैयारी की, ये किया वो किया, और दूसरी तरफ सिंध असम्बली का हाल देख रहे हैं, उन्होंने आज ताले लगा दिए हैं, अपोजिशन के मेंबरान जो है उनको असम्बली के अंदर एंटर होने से रोक दी है। अब मुझे समझा ये चीज़ बताएं कि किस, और वो 4 पाई लेके अंदर चले गए, असम्बली के अंदर 4 पाई ले गए, मतलब अजीब ही तमाशा लग रहा है कि मुझे बताएं ये क्या। अब ये पता नहीं क्यों इस तरह से कर रहे हैं, ताकि वो कहते हैं जी कौमी असम्बली में जब आप करेंगे तो हम वहाँ रिएक्शन दिखाएंगे। तो कौमी असम्बली में कौन 4 पाई लेके आया? नहीं 4 पाई नहीं, लेकिन बैनर्स वगैरह तो लेकर आए थे, तो समझ बैनर ले, शोर मचाएं, बजट को क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल करें, सारा कुछ करें, लेकिन ये 4 पे लेके आना, मेरा मतलब कि ये इमरान खान साहब आपकी पार्टी है, PTI के बंदे जो है जमहूरियत का जायजा लेके जा रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट का ये काम है कि इस तरह की उनके बंदे जो हैं वो बजाय कि एक मिसाली किस्म की अपोजिशन वहाँ पर होती, बजाय कि वो बजट को क्रिटिसाइज करती, बजट को फोकस करती, वहाँ पर 4 पाइयाँ लेके जाए जा रहे हैं, वहाँ पर बाजे लेके जा रहे हैं। PTI, आप एक तरफ रियासत मदीना की बात करते हैं, एक तरफ आप PTI का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का यार्डस्टिक रखते हैं कि जी रियासत मदीना की जो है वो ये है, पैरोकार है, और दूसरी तरफ असम्बली के अंदर 4 पाइयाँ लेके जाना, उनके बाजे लेके जाना, वहाँ पर शोर गोगा मचाना, ये मेरी समझ से बाहर हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर आप नेशनल असम्बली में आपकी जो पार्टी है वो खुद जो है वो अपोजिशन के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ाई कर देते हैं, फिर जनाब उसके गालम गलोच शुरू हो जाती है। तो ये कौन सा तरीक़ाकार है? ये इस तरह से तो हुकूमत जो होती है उसकी तो ये कोशिश होती है कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, आराम से बिल पास करें। लेकिन वहाँ ऑपोजिशन में है ना सर बाबर साहब, वहाँ ऑपोजिशन में, इसलिए अगर आप सूबाई असम्बलियों में 4 पहियाँ लेके जाएंगे तो वो भी कल वहाँ पे कुर्सियाँ और बेड लेके आ जाएंगे नेशनल असम्बली में, तो फिर आप उनको किस हद से रोकेंगे? गलत है, मगर यहाँ चीज़ें सेटल हो गई वैसे कौमी असम्बली में। अब आप देख लें, उसके बाद सबकी स्पीच हुई है, वज़ीर ख़जाना ने, वज़ीर ख़ारजा ने तकरीरें की, दीगर लोगों ने, क्या फ़ायदा होगा? आपने पूरी कौम के सामने तमाशा लगाया, पूरी कौम के सामने जो पार्लियामेंट का जो रोल है, जो अवाम अपने लोगों को अलग करके भेजी कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, वहाँ पर औरतों ने, उनके अपने घर की औरतों ने, इन्होंने इतनी गंदी गालियाँ दी, वो सारी गालियाँ सारी कौम ने सुनी, तो क्या इत्मीनान रह जाता है अवाम का इस पार्लियामेंट पे, इस पार्लिमानी सिस्टम पे, जहाँ पर उनकी कोई बात ही नहीं होनी, जहाँ पर मेंबरान ने एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देनी है और उसके बाद चुप करके घर आ जाना है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जनाब वहाँ पर उनके इश्यूज़ को हल किया जाएगा। महंगाई है, बेरोज़गारी है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक मजिस्ट्रेट जो है वो लाहौर में, रायविंड में इसलिए पर्चा काट देता है कि जनाब तो ये सस्ती सब्जियाँ बेच रहे हैं। वो भी अजीब ड्रामा, वो भी अजीब एक ड्रामा है। उसामा साहब इस चीज को 72 रुपए क्यों बेच रहे हैं? इस चीज को तो असेंबली में उठाया जाना चाहिए था।
मेरा ख्याल है कि अपोजिशन बॉदर ही नहीं किया उन्होंने कि जनाब यहाँ पे तो ये हालात हो गए। कहते हैं जी वो गलत हमसे FIR काटी गई है, वो असल में महंगी बेचने पर हमने करना था, लेकिन वो उल्टा लिखा नहीं, लेकिन वो DC ने पहले ये क्लैरिफिकेशन की, उसके बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी भी लग गई, अब उसको उन्होंने वापस भी ले लिया। इसका मतलब उसने गलत काम किया है, उससे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से उससे इख्तियार वापस ले लिए गए, उसके खिलाफ महकमा ने इंक्वायरी शुरू हो गई है। हुआ ये है कि उसके पास रेट लिस्ट तो नहीं थी, रेट लिस्ट ना होना एक छोटा जुर्म है, लेकिन वो रेट लिस्ट से कम बेच रहा था। यानी ये पाकिस्तान की तरीके में शायद पहला मुकदमा होगा कि यानी रेट जो सरकारी है उससे कम रेट पर, कम नरखों पर बेचने पे पर्चा हो रहा है। अच्छा, ये तो इसमें वो पुलिस मुहर्रर जिसने ये पर्चा काटा है उसको भी पकड़ लेना चाहिए था। अच्छा, अल्लाह लिखा हुआ है वैसे FIR में, लिखा हुआ एक एक वर्ड लिखा हुआ, मतलब आप एक होता है ना कि चीज समझ ना आए, उसमें लिखा हुआ है कि 90 की बजाय 75 रुपए, 70 की बजाय 50 रुपए, 40 रुपए की बजाय 30 रुपए, यानी ये फरोख्त कर रहा था। तो अंडरस्टूड बात है कि यानी वो महंगी से सस्ती फरोख्त कर रहा था। तो महंगी से सस्ती फरोख्त अगर यानी रेट से कम फरोख्त करना, उस पर पर्चा अगर कर रहा है आता, अगर ये सारा अमला जो इंतजामिया या पुलिस है, मतलब सारे ये मजाक बन गया है। और हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटियां होनी चाहिए। वैसे ये देखें कि सबसे ज्यादा महंगाई सिंध में है, कराची में है, ये मैं आपको बता दूं पूरे मुल्क में। तो महंगी बेचने पर करे ना उल्टा, हमने अगर पर्चा किया है तो वो उस पे कर दिया। हो सकता है कि ये वाकई ये हो कि उन्होंने लिखा होगा जी 50 की बजाय 70 में भेज रहा था, लिख दिया उन्होंने दिया जी 70 की बजाय 50 में, लेकिन वो एक दफा हो सकता है, हर रेट में उसने उलट लिख दिया, ये मेरी समझ से बाहर है कि हर रेट उसने पहले वो मैं बताया ना कि पहले इस तरह ही DC ने क्लियरिफाई किया था, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है बात ये हुआ ही गलत है, पर्चा ये हरासमेंट होती है। अब यही अगली जो खबर है हमारी वो भी इसी हवाले से है कि यही खौफ रहता है कि जनाब ये हरासमेंट ना शुरू हो जाए, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से, वो डटे हुए हैं कि जनाब जुर्माना ही नहीं अब तो जेल जाना पड़ेगा, और जो अमीर आदमी टैक्स नहीं देगा, अमीर आदमी जो टैक्स नहीं देगा वो जेल जाएगा। मेरी इस पर एक अपनी राय है, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो टैक्स दे रहा है उसको काहे का खौफ है। यहाँ तो 25 अरब रुपया निकल आए अकाउंट से और उसके बाद भी कह देते हैं कि जी हमें तो नहीं पता कौन जमा करा रहा है, 25 अरब रुपए हमारे अकाउंट्स में है लेकिन नहीं पता। हमजा शहबाज साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं, बाहर हमारे महल्लात किस तरह बन गए नहीं पता, जाली अकाउंट में पैसे किस तरह आ गए अरबों रुपया हमें नहीं पता, अगरचे प्ली बार्गेन्स उस पर अलग हो रही हैं। तो बाबा डोगर साहब इसमें खौफ की क्या बात है? अगर एक आदमी वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है और वो टैक्स ही नहीं दे रहा, तो उसको अगर गिरफ्तार किया जाना है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 99.9% लोग जो है ना वो 2.5 करोड़ नहीं कमाते साल का, तो उनको क्या खौफ? तो खौफ तो फिर उसको 0.01% को होगा, और उसमें भी उनको कि जो टैक्स नहीं दे रहा होगा। उसामा साहब, FBR के जो लोग हैं उनका बुनियादी काम क्या है? टैक्स इकट्ठा करना जी। और लाहौर में आप देख लें कितने लोग टैक्स देते हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी सारे मंथलियाँ देते हैं। और FBR का जो अमला है इसमें और जो स्टाफ है इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। करप्शन उनके खून में रच बस गई है। अगर करप्शन ना हो तो इनकम टैक्स की जो बेस है वो बढ़ जाए, हर दुकानदार टैक्स दे रहा हो, सबको नोटिस जाएं, उन नोटिस के कोई ना कोई जवाब तो जाएंगे। इन्होंने जो उनको टैक्स नेट में आज तक लेके ही नहीं आए, आने ही नहीं दिया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि FBR का ये अमला या कस्टम्स का अमला, कस्टम में तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि किस पोर्ट पे आपने अपना सामान भिजवाना है, वहाँ पर जो बंदा है, जो अमला है वो इसको बड़े आराम से निकाल देगा। आपने सियालकोट पोर्ट से निकलवाना है, लाहौर पोर्ट से निकलवाना है या किसी और पोर्ट से निकलवाना है, हर पोर्ट पे अपने अपने रेट हैं। अब आप इनको एक और अख्तियार मजीद बढ़ा रहे हैं, एक इनको मजीद अथॉरिटी दे रहे हैं कि जनाब आप पहले नहीं अब इनको अरेस्ट भी कर लें। आपका क्या ख्याल है कि जिनसे वो मंथलियाँ ले रहे हैं वो उनको अरेस्ट कर लेंगे? नहीं, लेकिन वो जिन लोगों से ये मंथलियाँ ले रहे हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे। FBR के रिकॉर्ड में नहीं है कि कौन सी दुकानें टैक्स देती हैं, कौन सी दुकानें टैक्स नहीं देती, कौन से बड़े बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, कौन से बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते। जो टैक्स नहीं देते क्या ख्याल है कि उनको मुफ्त में छोड़ा हुआ है? अल्टीमेटली उनसे मंथलियाँ जा रही है, उनसे पैसे जा रहे हैं और ये अपनी दिहाड़ियाँ खुद ही ख़त्म कर लेंगे और आप उनको मज़ीद ज़्यादा अख्तियारात दे रहे हैं कि वो, और उन अख्तियारात का जो शिकार होंगे वो आपके और मेरे जैसे आम लोग होंगे। लेकिन ये देखें असद खलल साहब, 1.5 करोड़ अफराद की फहरिस्त है जो जानबूझकर टैक्स अदा नहीं करते। ये वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं जानबूझकर टैक्स अदा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। सालाना 2.5 करोड़ से ज़्यादा आमदन वाला अगर टैक्स नहीं देगा तो इससे पकड़ा जाएगा। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, मैकेनिज्म में गलत जरूर आप कह सकते हैं। वो कहते हैं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी, मेरी समेत एक कमेटी होगी जिसकी इजाजत के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर लिस्ट है तो 1.5 करोड़ से ले टैक्स,
ये खबरें देने से या बयान देने से तो नहीं मामला ठीक हो जाएगा। एक तरफ वो कह रहे हैं जीडीपी जब तक टैक्स नहीं हम इकट्ठा करेंगे वो बेहतर नहीं होगी जी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हॉस्पिटल आप नहीं दूसरी चला तरफ कह रहे हैं 18 चला सकते, 18 पुलिस नहीं चला सकते, अब तनख्वाहें नहीं दे सकते। अब तो सबसे बड़ा बिल तनख्वाह और पेंशन का बन चुका है। 18 ट्रिलियन की तजारत है, टैक्स नेट में है ही नहीं। यानी 18 ट्रिलियन जो है 18 खरब रुपए का जो लेन देन होता है वो दुकानदार तो टैक्स लेता है आदमी, आम आदमी से, लेकिन वो आगे टैक्स वापस जमा नहीं कराता। अब ये 1800 अरब रुपया, हाँ जी 1800 अरब रुपया, ये थोड़ी अमाउंट नहीं है। ये वो इतराफ़ कर रहे हैं कि ये यानी इतना बड़ा लूप होल है इकॉनमी के अंदर या टैक्स नेट के अंदर। 1.5 करोड़ वो लिस्ट बता रहे हैं, 18 खरब 1800 अरब इधर का बता रहे हैं। और फिर ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं और इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि जब, लेकिन किसी भी माशरे के अंदर आप देखें उसामा साहब, ये जो टैक्स ना देने का रुझान है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कम, सबसे आबादी के लिहाज से सबसे कम जो लोग टैक्स देते होंगे वो पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान दुनिया में कारोबारी अफराद के लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे आप लाइनमैन से मिल जाए बिजली चोरी कर लें, आप लाइनमैन से मिल जाए सुबह लाइन जो सुपरडेंट या लाइनमैन है आप गैस चोरी कर लें, आपको बिल जितना रुपए की बजाय कह रहे हैं। मगर ये सर अगर ये जन्नत कहलाए तो फिर तो सारी दुनिया आगे टैक्स चोरी कर लें। इस वजह से नहीं मुल्क तरक्की करते गए, रिश्वत देने का काम होने लगा। मैं आपको बताता हूं ये गवर्नमेंट क्या कह रही है। ये गवर्नमेंट एफबीआर को, और ये गवर्नमेंंट जो है ये उसको एफबीआर को ये फिलहाल वही अख्तियार देना चाह रही है जो नैब के अख्तियार हैं। और एफबीआर नैब के अख्तियार ये हैं कि वो जिस पे भी उसको डाउट हो उसको उठा ले और उसको पहले इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद उसका रेफरेंस दायर कर दे। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की ही सूरत हाल है कि उनको वही इख्तियारात मिल जाएं, वो बंदे को पकड़ें जिस पे उनको डाउट हो टैक्स नहीं दे रहा, उसको पकड़ें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद उसके खिलाफ पर्चा दे दें कि जनाब ये टैक्स नहीं दे रहा, और उसके बाद उसको लटकाए रखें। मुझे बताएं, मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि गवर्नमेंट ये सारा कुछ करे, लेकिन ये जो करप्ट अफसरान है, ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इसके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए। उन काली भेड़ों को पहले निकालना चाहिए ताकि ईमानदार ऑफिसर हों, ईमानदारी से कैसे हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये नहीं है कि मुझे तो गिरफ्तार करके मेरे पे पर्चा काट दिया जाए और साथ वाला बंदा जो है वो जेब गर्म कर दे और उसको ना खुला छोड़ दिया जाए। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, इसका एहतसाब कौन करेगा कि एफबीआर का जो स्टाफ है वो लोगों को हरास नहीं कर रहा, एफबीआर का जो स्टाफ है वो इसको पैसा बनाने के लिए इस कानून को इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखिए आप बेताशा जो लोग हैं उन जो पहले पैसे दे रहे हैं वो ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनके पैसे बढ़ जाएं, लेकिन ये तो नहीं है कि वो उन लोगों को भी रेस्ट कर लेंगे जिन्होंने देखिए वो कह रहे हैं हमारा। तो यही जो लॉ है ये कस्टम में भी लेके आया जा रहा है, यही लॉ एफबीआर में लेके आया जा रहा है। बेताशा गवर्नमेंट्स आई, बेताशा गवर्नमेंट नाकाम हो गई, गवर्नमेंट अपने टैक्स पूरे नहीं, जो अपने हदफ है वो पूरे नहीं कर पाती। उसकी वजह मेनली तो एफबीआर का करप्ट डिपार्टमेंट है। जिस तरह 74 साल से चला इस तरह नहीं चल सकता, एफबीआर का बिल्कुल करप्शन होगी, वरना ये नहीं हो सकता। जहाँ तक काली भेड़ों की बात करें एफबीआर में, तो आपने देखा ही था सर, उस दिन आपसे भी बातें हो रही थी प्रोग्राम के बाद के जी वो कसूर में गालिबन वो पुलिस वालों के टेस्ट कराए गए तो आधे जो थे वो मतलब उनके मनशियात टेस्ट पॉजिटिव आए। तो अगर ये आप एफबीआर में निकालना लगे तो एफबीआर का तो ताला लगाने पड़ जाएंगे, आधे से पता नहीं कितने लोग जो हैं उसमें से करप्ट निकल आए। लेकिन शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हमारा मकसद लोगों को गिरफ्तार करना नहीं, गिरफ्तारी की पावर एफबीआर के पास नहीं होगी। असद करल साहब एफबीआर के पास नहीं होगी, बाबर साहब एफबीआर के पास नहीं होगी, एक कमेटी बनेगी जिसको हेड करूंगा, वज़ीर ख़ज़ाना हेड कर रहे होंगे, वो देखेंगे कि अच्छा जी लाओ डॉक्यूमेंट्स, हाँ इसकी तो इतनी दौलत अब ये मसलन असासे इसके 1 अरब रुपए के हैं। तो उसके बाद ये मिनिस्टर साहब फारिग बैठे हुए हैं कि रोज के हजारों और लाखों किस्म की इस तरह की चीजें जाएंगी और उसको वो मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा जी हम 5 से 6% केसेस को मॉनिटर करेंगे, बाकी इख्तियार तो एफबीआर के पास ही है। एफआईआर जो है वो मिनिस्टर ने तो नहीं काटनी, गिरफ्तारी का नहीं तो नहीं करनी। नहीं सर गिरफ्तारी का तो नहीं होगा ना, एफबीआर जाके जी गिरफ्तार कर लें। आप तो एक सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एफबीआर का दूसरा से नहीं है। साहब लाहौर 1 करोड़ की आबादी, यहाँ पे इनकम टैक्स के दफ्तर भी हैं, एफबीआर के दफ्तर भी हैं, कस्टम्स के भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, सारे दफ्तर हैं जी जी। यहाँ पे मुझे बताएं कितने लाख लोग टैक्स दे रहे हैं?
क्या इन लोगों ने सुलेमानी टोपियां पहनी? कितने कितने बड़े शौक सर 1.5 करोड़ वो कह रहे हैं ना, 1.5 करोड़ प्लाजे हैं, खरल साहब 1.5 करोड़ लोग हैं, कारोबार हैं, मॉल हैं, तो वहां पे कितना टैक्स लिया जा रहा है? सर 1.5 करोड़ अफराद की फहरिस्त है जो जानबूझकर टैक्स अदा नहीं करते। तो अब बात यह आप उनको पकड़ना चाहिए। सर गिरफ्तारी का डर होगा तो पकड़े जाएंगे। आप बाबर साहब जो बात करें, आप कह रहे हैं वो तो ये होता है कि अच्छा 1.5 करोड़ इसकी वो खाली FBI का एक नोटिस जाता कहता है आओ जी सर नल डील कर लो। लोगों को जब नोटिस देंगे कुछ ना कुछ आएगा ना, पैसा आएगा। सर वो FBI डील कर जाता है ना, मसला तो ये है, उसके लोग कर जाते हैं। डोगर साहब ये जब कह रहे हैं ये कि फहरिस्त है, करप्ट बंदे अंदर बैठे होंगे FBR के, तो उनको पता भी है कि ये 1.5 करोड़ बंदा आइडेंटिफाई भी होता है तो अब कि ये जनाब टैक्स चोर बैठा हुआ है, हाँ उसको पकड़ना मैंने और आपने। जब ये कमेटी बैठेगी, शौकत तरीन कमेटी इतना काम, तो हर कोई वज़ीर खजाना बैठ के साहब इतना लोड कैसे लेगा? और 22 करोड़ की आवाम है, 1.5 करोड़ केसेस को ये कमेटी किस तरह कर लेगी? सर कोई खौफ होगा ना, मैं क्या खौफ होगा? अगर नोटिस किसी को गया, वो बजाय FBR के पास जाने को कहेगा जी मेरी जो गिरफ्तारी ना हो जाए, तुम तो नहीं पकड़ोगे, वो शौकत तरीन ना गिरफ्तार कर कमेटी ना फैसला हो जाए, मैं टैक्स ही दूंगा, मुझे मेरी क्लियर करो, पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मुझे टैक्स मेरा दे के मुझे स्लिप अप मेरी दो। बड़े पोले सर अब वो मुझे क्या पता, शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो कहते हैं थर्ड पार्टी वैल्यूएशन हम FBR का और बंदे से जो डायरेक्ट ताल्लुक है खत्म कर देंगे। 6% वो जाएगा जो FBR से हाथ नहीं मिलाएगा, जो उनसे पैसे नहीं उनको देगा, मुंह मांगी रिश्वत नहीं देगा। फिर क्या करें? जो रिश्वत दे देगा उसका तो केस वहां जाएगा ही। बाबर साहब आपकी नजर में क्या हल है? फिर नोटिस भेजते हैं तो ये हो जाता है, वो लिखा होता है कि फलां सर्कल से आपको नोटिस आ रहा है जी, वो फलां बंदा है, ये दफ्तर है, आप उसके पास जाएंगे तो और क्या उसामा साहब पहली बात तो ये है कि FBR में जो काली भेड़ें हैं इनको वहां से फारिग किया जाए। सर काली भेड़ों का मतलब है कुछ 100 में से एक हो तो हो ना, आप मुझे बताएं, ये तो पता ही नहीं है कितने कितने, सारा पता लगे डिपार्टमेंट के साथ तो लोग इस तरह रेवड़ है, भेड़े नहीं है रेवड़। तो फिर इसका ये सारा कुछ जब तक FBR में शबर जैदी साहब थे वो आए, वो बड़ा ये नहीं तुम तराक के साथ और ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हो गया? अब शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बनने से पहले जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती। अब ये जो आए हैं, अब देखते हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी टैक्स मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा, ये 2023 तक कह रहे हैं 7,000। मुझे एक बंदे ने कहा कि जो भी नया कानून बनता है वो एक SHO या SHO की इनकम बढ़ाने के लिए बनता है। जो भी नया लॉ बनता है, चाहे वो स्मोकिंग पे बैन लगा दें, बच्चों की स्मोकिंग पे बैन लगा दें, कुछ भी कर लें। आपने मुझे बताया कोरोना में जब शुरू में हुआ है उसमें आप लोगों ने बड़ी दिहाड़ियां बनाई हैं पुलिस वालों। अच्छा सर, जो भी कानून बनता है, जो भी उसमें होता है ये कि ये इस चीज़ की मुमानियत करनी है और अल्टीमेटली पुलिस जो है वो उसको इख्तियार मिलता है। पुलिस वाले उस इख्तियार का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर बंदों से कहते हैं कि ना पैसे दें अपनी जान छुड़ाएं। यही हालात FBR के हैं कि जो भी कानून बनेगा उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो FBR के स्टाफ को होगा, FBR के अमले को होगा, वो लोगों को मज़ीद हरास करेगा। यही बिजनेस कम्युनिटी जो है वो शोर मचा रही है, ये लोग शोर मचा रहे हैं। असल इशू ये है कि FBR में पहले एहतसाब होना चाहिए, काली भेड़ों को निकालना चाहिए, साफ सुथरे लोग लेके आने चाहिए, फिर उनको टारगेट देने चाहिए और वो टारगेट जो है वो अचीव करें। या FBR के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सख्त सिस्टम होना चाहिए। जब तक आप FBR में रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, वहाँ से काली भेड़ें नहीं निकालेंगे, तब तक आपको आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। फिर न्यूज़ होगा, जो कमज़ोर होगा उसको पकड़ लिया जाएगा, जो पैसे देगा उसको छोड़ दिया जाएगा। यही पहले भी हो रहा है, यही आगे होता रहेगा। इसी स्टाफ से आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा जस्टिस के साथ लोगों को पकड़ेंगे और जनाब उनसे इनकम टैक्स निकलवाएंगे? यही जो स्टाफ है, सवाल नहीं पैदा होता। एक तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा जी हेल्थ कार्ड का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कहते हैं इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्स होने चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, जरदारी साहब को भी ऐसे बात कहनी चाहिए। और वो आपको क्या लगता है असद खरल साहब, हाल क्या है इन सब बातों का? मैं तो हैरान हूँ कि खुर्शीद शाह साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, नवीद कमर साहब भी कह रहे हैं ले फिर टैक्स। ये है कि हम तजर्बा बना के बैठे हुए हैं। शबर ज़ैदी साहब आए तो उन्होंने अपना तजर्बा किया FBR में। अब शौकत तरीन साहब आए हैं, उन्होंने अलहदा तजर्बा किया। इससे पहले हफीज शेख साहब थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी नाफिज करने की कोशिश की। अब शौकत तरीन साहब, उससे पहले फिर असद उमर साहब थे। तो जब ये तजर्बा करीब होने के किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचने लगता है या किसी लॉजिकल लैंड तक जाने लगता है, तो उस वक्त जनाब वो वज़ीर ख़जाना, अब चौथे वज़ीर ख़जाना, 3 बजट है और चौथा वज़ीर ख़जाना है। तो ये तो हाल है आपकी, जब एक इस्तेकाम ही नहीं है, कॉन्टीन्यूटी नहीं है पॉलिसी के अंदर, तो इस तरह भी ये भी एक लूप होल है बहुत बड़ा। ये भी एक खला है कि जब तक आप एक पॉलिसी की कॉन्टीन्यूटी नहीं करेंगे, उसको आगे लेके नहीं चलेंगे, तो किस तरह ये सारा ये जो मैकेनिज़्म कर लेंगे।
देखिए 1.5 करोड़ आप कह रहे हैं कि टैक्स चोर लोग मौजूद पड़े हैं, वैसे ही उनका डाटा मौजूद है, तो उनसे क्या अमर मानिए कि आप क्यों नहीं उनसे टैक्स ले रहे? अच्छा जनाब, अब ब्रेक है, न्यूज़ अपडेट से वो बात करेंगे। एक और एपीसी होने जा रही है, इस एपीसी का मेहमान है शहबाज शरीफ साहब, ये कितनी कामयाब होगी, ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला। अब पता चला। जनाब एपीसी बुलाई जा रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, और एक आपको याद होगा एक एपीसी इससे पहले हुई थी, नवाज शरीफ साहब का उसमें तारीख़ी खिताब हुआ था, और उसके बाद फिर हुकूमत गिराने निकली थी, पीडीएम एक बनकर उसमें हर चीज़ लिखी गई थी, और फिर अब तक पूरी कौम ढूंढ रही है पीडीएम कहाँ है। अब वो पीडीएम तो रफू चक्कर हो गई, अब एक और एपीसी हो रही है। अब इसका मकसद क्या है, किस तरह ये आगे बढ़ेगी? असद खरल साहब अब ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ, अगर जो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहाँ भी बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की थी, और मियाँ नवाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब का चेहरा देखने वाला था कि वो परेशान थे कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इदारों को, सरबराहान को जो टारगेट किया, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर मुल्क में हमने देखा कभी कहीं के जलसा कभी कहीं जलसा, और अचानक से वो लाहौर जलसे के बाद अजीबोगरीबी माहौल बन गया था, और कहा गया जी हमजा ने कुछ कर दिया फलां। अब ये जो एपीसी हो रही है, क्या ये एक दोबारा फिर अब फजल रहमान साहब की सेहत भी बेहतर है? ये पीडीएम की बदतरीन नाकामी के बाद एक नया शोशा छोड़ने की, या इस जो मुर्दा अपोजिशन है, जो गैर मुनक़सम है, जो गैर मुतहदा जो अपोजिशन है, उसके अंदर एक जान डालने की एक नाकाम कोशिश होगी। अब मामला ये है कि ये जो एपीसी का शोशा है, क्योंकि पीडीएम के अंदर शहबाज शरीफ साहब वो बयानियाँ जिसको नून लीग नवाज शरीफ साहब या मरियम लेके चल रही थी, वो तो उससे साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने इसलिए एक नया एक तरीका निकाला कि पीडीएम की बजाय एक नया फोरम बना दिया जाए या उसको एक्टिव किया जाए, वो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर जो अयाज सादक जो है उनको कमेटी बनाई गई, उनको टास्क दिया गया, उन्होंने बहरहाल पीपल्स पार्टी और एएनपी जो पीडीएम में नहीं शामिल, उनको भी शामिल कर लिया है। अब मामला ये है कि अब फिर वही ये पैरेलल चलेगी। जो एपीसी है उसके अंदर मरियम साहिबा शिरकत नहीं कर रही, जबकि पीडीएम जो है उसके अंदर मरियम साहिबा भी शिरकत करेंगी और शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा दोनों इकट्ठे शिरकत करेंगी। तो लिहाजा यहाँ से मरियम साहिबा को नवाज शरीफ साहब का बयानिया आउट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक नया पत्ता खेला है, नया कार्ड खेला है, ताकि पीडीएम में तो ज़ाहिर बात है एक डोमिनेट कर रही थी नून लीग और मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, ये सारे। पीपल्स पार्टी भी इनके हाथों तंग थी, एएनपी भी इनके हाथों तंग थी। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको एक नया रास्ता दिखाया है कि आप छोड़ें पीडीएम को, भाईजान को छोड़ें, उनका बयानिया छोड़ें, आए हम एक नया प्लेटफार्म जो है उसके ज़रिए हम इकट्ठे मिल बैठते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या आगे एंड होता है, क्योंकि फिर यही है कि एपीसी को नाकाम बनाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम साहिबा फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर ट्वीट आएंगे, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। आप देखिएगा जो ही ये एपीसी के इजलास करीब आएगा, जो ही इनके मामला शुरू होंगे तो एक कंपेन शुरू हो जाएगी, और उसके बाद बार बार ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया वो होगा जो मरियम साहबा अपने मुंह से बयान करेंगी। तो लिहाजा ये है कि चूँकि मरियम साहबा इस एपीसी में शामिल नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली इस एपीसी को नाकाम बनाने के लिए नून लीग, जो कि पीडीएम की नाकामी के बाद एक नया उन्होंने रास्ता इख्तियार किया, नून लीग इसको नाकाम करने के लिए पेश होगी। आप देख लें आने वाले। अच्छा, क्या उसको अभी से आपको ठीक है बाबर डॉक्टर साहब, आपकी क्या इसमें असेसमेंट है? पहले तो आप दोनों जो बात करते रहे हर जलसे के बारे में, हर दिन के बारे में, वो उस तरह होता रहा, और फिर वो सब हमने देखा, बड़ा अजीबोगरीब हुआ। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी हम अपोजिशन के अलाइंसेस देखते हैं, इत्तेहाद देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाकाम ये हुआ। अब उसमें मेरा ख्याल है कि नून लीग का अपना जो मसला था वो भी था, और पीपल्स पार्टी और वो सब कुछ। लेकिन अब ये क्या इसमें हमें अयाज सादिक साहब आगे नज़र आ रहे हैं, पहले हमें मैं आपको बताता हूँ, ये अब शहबाज शरीफ वाला धड़ा आगे आया है, मरियम साहब वाला पीछे गया है। उसामा साहब, ये जो एपीसी है, ये पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि वो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है। पार्लियामेंट से बाहर किसी भी किस्म का एहतजाज या किसी किस्म का लॉन्ग मार्च या इस तरह की चीज़ों को वो नहीं मानती कि ये ऐसी हरकतें जो हैं वो हो सकता है कि जमहूरियत की बिसात पलट दें। तो शहबाज शरीफ खुद जो है वो भी एहतजाजी और जलसे जुलूसों की सियासत को नहीं मानते।
वो भी पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखते हैं। इशू ये है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ये दोनों पार्लिमानी सियासत की ये बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक कौंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते, कौंसलर का इलेक्शन लड़ने के भी दोनों अहल नहीं हैं। तो लिहाजा वो तो कुछ और चाहते हैं कि हमारे साथ डील की जाए और हमारे ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और हमें 2023 का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल किया जाए, जो कि फ़िलहाल मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो एक पार्लिमानी लीडर भी हैं। कल अगर इलेक्शन होते हैं तो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज चाहे PM या CM के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो वो तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं फिर वो ये भी चाहते हैं कि PTI को अपना टाइम पूरा करे, टाइम पे इलेक्शन हो और हम वो इलेक्शन लड़ें। तो ये तो एक पहला बड़ा तजाद है मरियम और शहबाज शरीफ में कि मरियम तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, वो PDM के ज़रिए से वो ये चाहती हैं कि मेरे साथ डील की जाए, जबकि शहबाज शरीफ जो पार्लियामेंट के अंदर है और जिन्होंने डील करनी है वो उस बंदे से डील करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर है या वो बंदा जो डिसक्वालीफाइड है जो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो आपने अभी बात की कि मरियम नवाज़ के साथ जो PDM में सबसे बड़े पिलर थे वो थे शायद खान अब्बासी, जो कि नून लीग का और नवाशी का बयानिया लेके चल रहे थे। मैं पार्टी के हवाले से उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ शो नहीं किया कि जनाब उन्होंने कहा जी पार्टी को मैं ऐसा नहीं बनने दूंगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी। अब शहबाज शरीफ के साथ जो आगे आए हैं वो हैं अयाज सादिक। अयाज सादिक वो बंदा है जिसने को मैंने खुद सुना है वो वोट को इज़्ज़त दो के बयानी का शदीद मुखालिफ है। राना तनवीर वोट को इज़्ज़त दो के बयानी का शदीद मुखालिफ है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया या जो नवाज शरीफ का बयानिया या मरियम का बयानिया है ये हमें एक दीवार की तरफ से के साथ जाके इसने लगा दिया है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बेहतर है कि हम अपनी सियासत छोड़ दें बजाय कि इस बयानिए की हम कुर्बानी बने या कुर्बानी के बकरे बने। वो टांगे कांप रही थी और ये हो गया वो हो गया, आए और इन्होंने कहा कि जी वो तो हम पर भारत ये कर देगा टाइम। वो फिर अयाज सादिक का वो क्या फेस था, वो कोई प्रेशर था नवाज शरीफ का कि उन्होंने असम्बली के अंदर इस तरह की बातें कर दी थी उस वक्त क्या? अच्छा आप मजे की बात सुने, उसके बाद आपने याद सादी की कोई स्टेटमेंट सुनी, कोई पढ़ी? सादी को देखा था वो सर बिल्कुल वो उन पे मरियम का बड़ा प्रेशर था। अच्छा। उनका नवाज शरीफ का बड़ा प्रेशर था और उस प्रेशर का उन्होंने खमियाजा भुगत लिया। अब वो बिल्कुल सियासत से किनारा कशी करके बैठे हुए हैं। हाँ शहबाज शरीफ के साथ वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो चीज़ें थी वो गलत थी, वो जो भी किया गया वो गलत था और वो इस चीज़ पे बिल्कुल अब चाहते हैं कि नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ आगे चढ़े और अगर नहीं चलती। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है, आपने ये देखा कि शहबाज शरीफ जो था उन्होंने बड़ा क्लियर शहबाज शरीफ ने कर दिया हुआ था कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसकी कैंपेन शहबाज शरीफ खुद चलाएगा। लेकिन मरियम ने नवाज शरीफ के ज़रिए से शहबाज शरीफ पे पूरा प्रेशर डलवा दिया कि जनाब मरियम शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगी। भाई PMLN का सदर शहबाज शरीफ है, अपोजिशन लीडर वो है, उसने PMLN का फ्यूचर डिसाइड करना है। अब मरियम जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस टाइम शहबाज शरीफ के लिए जो सबसे बड़ा इशू है, शहबाज शरीफ के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो मरियम है जो उसे पीछे हट नहीं रही। शहबाज शरीफ जिस बयानी को प्रमोट करना चाह रहा है, शहबाज शरीफ जिस बयानी के साथ आगे चलना चाह रहा है उसको बिल्कुल उसकी जो तबाही कर रही है वो मरियम कर रही है। अब मुझे एक बात बताएं, आज़ाद कश्मीर में ये कैंपेन चलाने जाएंगे तो क्या करेंगे? मरियम कुछ और बयानियाँ लेके चल रही होगी, शहबाज शरीफ कुछ और बयानियाँ लेके चल रहे होंगे। अब नेशनल असम्बली में जो APC है इसका बयानिया देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया बड़ा क्लियर है, उनका और उसका और मरियम के जो इख्तिलाफात हैं वो बयानिए के इख्तिलाफात हैं। अब मरियम का जो बयानिया है वो तो शहबाज शरीफ जो बयानिया लेके चल रहे हैं उसमें बिलावल भुट्टो के लिए भी सूट करता है, ANP को भी सूट करता है। अब PDM में जो मरियम बयानिया लेके चलेगी क्या वो शहबाज शरीफ को सूट करता है? PDM का तो कुछ भी नहीं रहा असद खरल साहब, लेकिन उसकी 5 जुलाई को मीटिंग हो रही है। हाँ जी वो भी हो रही है और वो उनका जोर है जलसों की तरफ। अब फजलुर रहमान साहब की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, अब कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बेहतर है, तो वो जलसे करते रहेंगे, वो उसी तरह से एजिटेशन की तरफ जाएंगे, शहबाज शरीफ अंदर की तरफ खेलेंगे। अब मरियम साहिबा अगर APC में शिरकत नहीं करती PDM के इजलास में दोनों शिरकत करेंगे। ये तो वही है 2018 का इलेक्शन, मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, तो फिर शहबाज शरीफ ने बीच में लिखवाया खिदमत को वोट दो। वो वहीं से इनका इख्तलाफ आज तक नहीं ख़त्म हो सका। देखिए मामला ये है जो PDM की बात है ना, PDM तो अभी नामुकम्मल है। PDM के अंदर ना तो पीपल्स पार्टी है ना उसके अंदर ANP है।
तो जब दो बड़ी जमातें उसमें निकल जाएंगी और तीसरी रहेगी नून लीग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो पीडीएम के इस बयानिया जो नवाज शरीफ और मरियम का बयानी है और फजलुर रहमान का बयानी है उसके साथ बिल्कुल वो चलने के लिए तैयार है। मरियम कहती है कि नून लीग खुद इतनी पॉपुलर है, उसको जरूरत ही नहीं किसी और जमात की, वो तो खुद इतने बड़े जलसे कर सकती हैं। फजलुर रहमान साहब अकेले इतने बड़े जलसे कर सकते हैं। नून लीग भी पहले तो इकट्ठी नहीं ना है, मसला ये है कि नून लीग भी उनके साथ नहीं है, मरियम साहबा के साथ। पीपल्स पार्टी एएनपी तो चले नहीं है, नून लीग के अंदर अक्सरियत उनके साथ नहीं है। जो मरियम साहबा पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए जो ब्लैकमेलिंग करके जो इदारों के ऊपर दबाव डाल के जो पॉलिटिक्स वो करना चाहती हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, और इसीलिए पीपल्स पार्टी उनको कंधे नहीं देना चाह रही, एएनपी उनको कंधे नहीं देना चाह रही, और शहबाज शरीफ और नून लीग का अक्सरियती ग्रुप भी उनको कंधा नहीं देना चाह रहा। ठीक, तो लिहाजा ये है कि वो अपना कंधा फराम नहीं कर रहा। इसलिए पीडीएम जो है वो तो अभी एक मुर्दा घोड़ा है और उसके अंदर पहले तो जान डाले, पहले तो उसके अंदर वापसी हो एएनपी की, पीपल्स पार्टी की, तो और नून लीग एक पेज पर आए तो फिर तो पीडीएम। अच्छा, लेकिन साहब एक और चीज देखें, जो एपीसी है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है वो उनको डिस्कस करने जा रही है। सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम एपीसी में जो जिसके पे एपीसी बुलाई गई है वो है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं जिस पे पीटीआई जो है वो एक अमेंडमेंट लेके आई है, वो अमेंडमेंट जो नेशनल असम्बली से उन्होंने पास करवा ली है वो सेनेट में जाएंगी। तो शहबाज शरीफ जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ख़त भी लिखा हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी अपनी रिजर्वेशन हैं। तो ये पार्लिमानी पार्टियां हैं, ये वो पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहती हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना चाह रही हैं जहां पर वो म्यूचुअली पीटीआई को टफ टाइम दें और ऐसी जो लेजिस्लेशन है जो उनको सूट नहीं करती उसमें मिलकर कोई लाए अमल तैयार करें। तो ये एक और लड़ाई है, मरियम की लड़ाई जो है वो कोई और लड़ाई है, वो अदारों के साथ लड़ना चाह रही हैं। वो ये अदारों को मजबूर करना चाह रही हैं कि जी उनको इस पॉइंट पे ले आए कि वो मेरे साथ आके मुज़ाकरात करें, मेरे साथ बात करें और मुझे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें। जो शहबाज शरीफ है उनका इशू ये नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि मरियम और नवाज शरीफ वापस आ जाएं और वो जो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं और वो आइंदा प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे हैं वो चिकनाचूर हो जाएंगे उनके ख्वाब। हमजा शहबाज जो सीएम पंजाब बनना चाहता है उसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। वो फिर शहबाज शरीफ को कौन पूछेगा, फिर तो मरियम होगी या नवाज शरीफ होगा। तो शहबाज शरीफ को ये एक चीज़ का तो पता है और ये अयाज सादिक को भी पता है और ये नून लीग की बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता है कि जो मरियम चाह रही है वो नहीं होने वाला, वो पॉसिबल नहीं है। वो जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था सिविल काबीना भी डिसाइड हो रही 2018 के इलेक्शन से कोई 1-2 महीने पहले तक, वो शायद फिर यही वो बताना चाहते थे कि नवाज शरीफ की वजह से मरियम की वजह से सारा ये खाना ख़राब हुआ, वरना तो काम ठीक था अगर मैं वज़ीर आज़म बन सकता था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और ड्रामा मोदी का वो फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। आपस की वहाँ पर लड़ाई है, किस तरह से कहा जा रहा है, कभी कह रहे हैं जी ड्रोन थे, कभी कह रहे हैं गुब्बारे थे जिन्होंने हमला कर दिया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में ये लिखा कि जी भारत में बड़ा आसान है इलेक्शन के लिए, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएं, वहाँ पर पाकिस्तान से नफ़रत फैलाएं और वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है वहाँ पर ये काम। मोदी ने हर दफ़ा यही किया, हर दफ़ा। अब इस दफ़ा फिर कहा जा रहा है जी मकबूजा कश्मीर में वो नई हल्काबंदियाँ चाहता है, नया ड्रामा चाहता है। अब एक और ड्रामा वहाँ पर हो गया कि जी ड्रोन्स आए हैं, उन्होंने भारत की जो एयरफोर्स है उसका एयरपोर्ट वहाँ पर अटैक किया है। फिर कभी कहते हैं जी कोई गुब्बारे थे जो आए हैं वहाँ से उन्होंने धमाका कर दिया, फिर ये नहीं पता ये कहाँ से आए कब। अच्छा, इसको अब वो बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। ये असद करल साहब, ये हर दफ़ा ये क्यों होता है कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है और वो कब तक बिकती रहेगी ये पाकिस्तान के खिलाफ? इलेक्शन से पहले भी आपने देखा पुलवामा का ड्रामा किया गया और उसमें मोदी को फ़ायदा भी हुआ, जारी बात है। अब जनरल बिपिन रावत जो है उसकी जो तकर्री है वो किस लिए की गई कि वो एक पालतू उनके बन के काम कर रहे हैं, यानी फ़ौज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अभी जो मामला ये हुआ है सारा, इसके ऊपर भी जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि जो चीफ ऑफ एयर डिफेंस है, ये चीफ हैं, और जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनको सर्विस चीफ जो है वो जनरल वो मानने के लिए तैयार नहीं। इनकी तकर्री को वो सियासी तकर्री मानते हैं। जनरल बिपिन रावत जो है वो अपने इख्तियारात के ऊपर इनके मुदाखलत जो है उसके ऊपर फड्डे पड़े हुए हैं।
अब मुझे ये बताएं कि ड्रोन जो है वो गया भी, उसने कुछ सुलेमानी टोपी पहन ली जनाब को, वो जा भी रहा है, वो हमला करके फिर वापस भी आ रहा है, तो इससे बड़ी तो नाकामी फिर भारत की, यानी वहाँ पे चप्पे चप्पे पे फ़ौज है, 8 लाख के करीब वहाँ पे फ़ौज है, फिर आपकी टेरिटरी है, तो अगर ड्रोन जाता है फिर हमला भी करता है, हमला करके वापस भी आता है, तो मैं तो समझता हूँ ये तो फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी है अगर ऐसे ही कि पाकिस्तान का ड्रोन नज़र ही नहीं आता, कहीं जब मर्जी चाह के हमला करके आ सकता है फिर तो मामला ये है कि ये जो ड्रामा है, और सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले ये अजीत डोवल का ये और ये जो बिपिन रावत जो है उनका और मोदी का ये एक ड्रामा था और पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। अब तो इंडियन मीडिया के अंदर भी इस चीज़ की जो सारी हकीकत जो है उन्होंने सामने रख दी है, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं कि इसमें कहीं भी कोई लॉजिक बनती है? सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक ड्रामा किया गया कि पाकिस्तान जनाब दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस ना होने के बावजूद मामला ये है और इसको उनके यूएनओ में कहते ले जा रहे हैं। जैसे अंदाज़ा करें कि इससे ज़्यादा और कोई एक मजाक और लतीफ़ा हो सकता है इस सदी का। लेकिन इससे पहले बाबर डोगर साहब कई दफ़ा कबूतर गिरफ्तार हुए हैं, कई मरतबा उन पर पर्चे हुए हैं कि जी ये पाकिस्तान से आए हैं और ये यहाँ पर तकरीब कारी करने के लिए आए। ये फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ पर हुआ और वो बेचारा न्यूज़ कास्टर वो खबर भी पूरी नहीं कर सका क्योंकि उसने दिखाया कि ये पिंजरे में कैद है, अब इसको जेल ले जाया जाएगा। और ये हकीकत है, हमें कहते हुए भी हंसी आती है, दुनिया हंसी, लेकिन वहाँ बड़ा सीरियस की जी पाकिस्तान से कबूतर आया और ये सारी यहाँ तकरीब करी, दहशतगर्द कबूतर था। इसी तरह से कई दफ़ा गुब्बारे जो हैं वो पकड़े गए और एक दफ़ा तो वो दिखाया बच्चों का जिस तरह होता है उसके PI लिखा हुआ वो गुब्बारा और वो जनाब उसको निशाना बनाया और नीचे गिरा। वो पूरा मैंने खुद वो तस्वीर देखी है कि जी इंडिया ने कहा है कि जी हमने, वहाँ की पुलिस ने, फ़ौज ने, कि जी हमने पाकिस्तान से ये गुब्बारा आया था और ये इसको गिरा दिया और इसको कब्जे में ले लिया। अब बाबर डोगर साहब इसका क्या करें कि ये, और फिर वो चूँकि उनका मीडिया इस तरह का है, वो इतनी उस चीज़ को उठाता है, इतना करता है। अब ये बिपिन रावत का मामला हो, ये अजीत डोवल के जी वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में के जी ये दहशतगर्दों को शामिल करें, ये देखें ये जनाब ये ड्रोन आ गए हैं यहाँ पर। अब वो इस चीज़ को इतना करेंगे कि जी वो दहशतगर्दी पाकिस्तान जनाब आतंकवाद उससे ऐसा जोड़ेंगे कि भाई इसी पर फोकस हो जाए, बाकी इस चीज़ को देखो ही ना। वो FATF वाला मामला। उसामा साहब, मोदी ने रिसेंटली कश्मीर के हवाले से एक APC की, APC में आपने देखा कि कश्मीर की सारी लीडरशिप आई मासा हुर्रियत के, उसमें आपने महबूबा मुफ्ती जो है उसने मीडिया से जब बात की तो उसने कहा कि जनाब कि अगर भारत को पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए इस हवाले से। उसके बाद उमर फ़ारूक जो है या फ़ारूक अब्दुल्ला जो है, इन दोनों ने भी यही कहा कि जो पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया डायलॉग एंगेज कर रहा है तो उन्होंने उसको वेलकम कहा और वो ये चाहते हैं कि कश्मीर के हवाले से इंडिया जो भी करने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को शरीक करें। अब मोदी जो है उसको चिढ़ है पाकिस्तान के नाम से। दूसरी तरफ कश्मीर की वो लीडरशिप जिनको हम सारी उम्र कठपुतली लीडरशिप कहते रहे, कठपुतली वज़ीर आला कहते रहे, बीजेपी वो सारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कश्मीर में किसी भी डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान के साथ बात की जाए। ये वो चीज़ है जो उन्होंने सारी दुनिया के मीडिया के सामने ये बात की है। अब मोदी के मुंह पे ये एक थप्पड़ था कि मोदी APC बुला रहा है और उसके सामने बैठकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए। अब इसका एक जो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये है कि इसके बाद ये अचानक इंसिडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि मोदी जो है वो सारी दुनिया को या कश्मीरी लीडरशिप को ये बताना चाहता है कि जी पाकिस्तान तो यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है तो मैं उससे किस तरह से मुज़ाकरात करूँ, और उसने बगैर किसी सोचे समझे पाकिस्तान का नाम भी लगा दिया। अब इंडियन मीडिया के साथ खरल साहब ने कहा एक पहली चीज़ बिल्कुल ठीक है कि इंडिया में 8 लाख, जम्मू कश्मीर में 8 लाख फौजी हैं। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे इंडियन फौजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन है ये कोई आसमान से तो गिर नहीं सकता, या ये बहुत ऊंचाई पे जाके ऑपरेट नहीं कर सकता। इंडिया में बड़े ताकतवर किस्म के वहाँ पर रेडार सिस्टम उनका वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर तो पत्ता भी हिल जाए तो फौरी तौर पर पता चल जाता है कि ये पत्ता हिला है। अगर ऐसा तो उसामा साहब ये सारे वहाँ पर पाकिस्तान से ड्रोन उड़ के वहाँ जाकर वहाँ पर अटैक कर वापस नहीं आ सकता। अगर इंडियन मीडिया ने पहले ये
इल्ज़ाम लगाए जिस पर अवाम ने फिर सवालात हैं कि जनाब क्या हमारी फ़ौज सो रही है, अगर इसी तरह से ड्रोन के जरिए से अटैक होंगे तो फिर हमारे फ़ौज क्या कर रही हैं, मोदी की गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये तो मजाक है, ये तो इंडियन अवाम के मुंह पर एक थप्पड़ है पाकिस्तान का अगर इस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये तो अब उसको उनके अपने न्यूज़ चैनल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक और चीज़ बताएं, मुझे बताएं कि बीजेपी के जो जम्मू में तर्जुमान है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता, अब वो ये कह रहे हैं कि जी चौंका इसको अब के जी ये कैसे चला गया। वो कहते हैं जी ये गुब्बारा नुमा चीज़ पाकिस्तान से आई है और यहाँ आकर फट गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की ये अजीबोगरीब मज़ाक़खेज़ चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। और मुझे तो जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर ड्रोन अटैक हुआ है, अव्वल तो डाउट है कि ये ड्रोन अटैक था, अगर ड्रोन अटैक हुआ भी है तो वो फिर इंडिया के अंदर से हुआ है। और ये एक बड़ी सीरियस चपलिश चल रही है बिपिन रावत की और एयर चीफ की, जिसमें बिपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो ये चाह रहा है कि वो इस तरह के थिएटर कमांड्स बनाए जिसमें एयर नेवी और आर्मी तीनों के अफसरान शामिल हों। उसके 4 थिएटर कमांड्स बना रहा है, उनको वो खुद हेड करेगा और ये चाह रहा है कि उसकी डायरेक्शंस वो सारे माने। अब इंडिया में एयर चीफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, नेवी चीफ इंडिपेंडेंट है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और रावत इन सबको अपने अंडर लाकर वो ये चाह रहा है कि वो सारे इस पे उसकी कमांड के अंदर आएँ और वो उसकी डायरेक्शन जो है वो सब उसको माने फॉलो करें। लेकिन एयर चीफ जो है वो ये कह रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किस तरह से हम इसके अंडर आ सकते हैं। तो उस हवाले से एयर चीफ को कंट्रोल करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए से आपको लगता है कि वो जो हल्का बंदियां कर रहा है वो ये कर जाएगा कि ये दिखा के देखो दहशतगर्दी हो रही है और ज़्यादा मैं सख्ती करूँ, दुनिया को दिखाएगा ना जी हमने इसलिए वहाँ पर इंसानी हुकूक सल्ब किए हमें क्योंकि वहाँ पर इस तरह के अटैक। लेकिन दुनिया एविडेंस मांगती है, ये जुबानी कलामी बातें नहीं मानती, दुनिया एविडेंस मांगती है। जब ये कहेगा कि पाकिस्तान ने अटैक किया या पाकिस्तान की तरफ ये अटैक हुआ तो क्या एविडेंस है। और दूसरी तरफ से एक छोटी सी चीज मैं ये कहूँगा, वहाँ पर बगैर एविडेंस के पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। लाहौर में इतना बड़ा अटैक हुआ, सारे ताने बाने इंडिया से मिल रहे हैं और हम खामोश हो गए, क्यों? चले, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।